हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स, तो माई सेल्फ अंकित। और आज हम पीरियोडिक टेबल का एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसमें हम आज आईपीएससी नेम पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड पढ़ेंगे और टाइम बचेगा तो जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग कांस्टेंट वगैरह देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो कल में हमने ख़त्म किया था अपना लेक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड पर। डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड, इसमें क्या था? पीरियड नंबर, पीरियड नंबर और सबसेल। इधर क्या था? सबसेल, सबसेल फील्ड और नंबर ऑफ एलिमेंट। हम इतना इम्पोर्टेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, पीरियड, किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और कौन कौन से सबसेल भरे जाते हैं ये सीखेंगे। अगर नंबर ऑफ पीरियड नंबर 1 है तो सबसेल कितने भरे जाएंगे, कौन कौन से सबसेल भरे जाएंगे। 2 है तो कौन कौन से सबसेल भरे जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7। तो इधर सबसेल कौन कौन से भरे जाएंगे? इधर 1s, इधर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, 3d, 5s, 5p, 4d। ये सब सेल भरे जाएंगे। 6s, 6p, 5d, 4f, 7s, 7p, 6d, 5f। अब देखो ये सब सेल भरे तो जाते हैं, लेकिन सर आप कैसे भर रहे हो? मतलब इधर 1s ही क्यों आया? तुमने कहाँ पढ़ाया था? मैंने कहा एटॉमिक स्ट्रक्चर में n की वैल्यू हमेशा l से क्या होती है? ज़्यादा। n की वैल्यू l से ज़्यादा होती है। अगर मैं इधर 2s भरूंगा भी, 2s सब सेल फील्ड भी हो रहा है, सब चलो मैंने मान लिया। तो देखो इधर n की वैल्यू 2s तो कुछ होता है क्या? 2s में अगर मैंने इधर 1p भी लिख दिया, 1p, तो इधर n की वैल्यू ज़्यादा आ रही है l से? नहीं, बराबर आ रही है। p की वैल्यू 1 होती है, p सब सेल की वैल्यू 1 होती है। तो n और l इधर सेम आ रहे हैं, इसलिए 1p नहीं भरेंगे। तो ये बात याद रखनी है, n की वैल्यू l से ज़्यादा आती है तो ये सब सबसेल भरे जाएंगे। जैसे 1s में कौन सा सबसेल भरा जाएगा? 1s पीरियड नंबर 1 में। टू पीरियड नंबर 2 में 2s, 2p। अब पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हम इधर से बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट होंगे। देखो एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट 2 होंगे। इधर 6, मतलब 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी में 3 ऑर्बिटल और एक इसका ऑर्बिटल एस का, तो 4 ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 8। मतलब ऐसे ही 2, 8, इसमें भी 8 आएगा। इधर कितना आएगा? डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इधर 3, 5, 3, 8 और 9, 9 ऑर्बिटल हो गए। 9 ऑर्बिटल हो गए, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 18 एलिमेंट भरेंगे इधर। 18, 9, 2, 8, 18, 2, 8, 8, 18, 18, 32। इधर 32 एलिमेंट होंगे, इधर भी 32। इसी को हम बोलते हैं मैजिक नंबर, मैजिक नंबर। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे उससे पहले देखो एक चीज और समझाना है। कल मैंने समझा दी थी लेकिन तुम भूल जाते हो बहुत जल्दी, तो वो भी देख लो। अगर मुझे सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को देखता हूँ, पीरियोडिक टेबल को, तो सबसे पहले होती है क्या? एस ब्लॉक, फिर इधर पी ब्लॉक, इधर डी ब्लॉक और इधर एफ ब्लॉक होता है। मतलब सबसे पहले एस भरेंगे,
फिर एफ भरेंगे, फिर डी भरेंगे, फिर पी भरेंगे। ठीक है, इतनी बात याद आनी चाहिए। मतलब अगर मैं लिखता हूं तो मैं लिखूंगा एन एस और एन पी। एन एस सबसे इधर है, एन पी इधर है। फिर भरेगा एन माइनस वन डी, फिर एन माइनस टू एस पी डी एफ, और फिर एस एच एन माइनस थ्री एफ जी, ऐसे ऐसे सो ऑन भरते रहो। और एक बात याद रखना, एन की वैल्यू हमेशा एल से ज़्यादा होनी चाहिए। एन की वैल्यू हमेशा एल से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने भरा है एन बराबर थ्री, तो मैं इधर थ्री एस लिखूंगा, एग्जाम्पल थ्री एस लिखूंगा, थ्री पी लिखूंगा। क्या मैं टू डी लिख सकता हूँ? टू डी लिख सकता हूँ या नहीं? टू डी तो जीरो वन टू, टू टू हो रहा है, नहीं भर सकता यार। टू डी नहीं भर सकता इधर, टू डी नहीं भर सकता, क्योंकि एन कितना है टू, और एल डी के लिए एस पी डी, एल भी क्या है टू, तो ये नहीं भर सकता, मतलब टू डी इधर नहीं भर सकता। अगर एन मैंने फोर ले लिया तो फोर एस फोर पी, फोर एस फोर पी। क्या मैं थ्री डी भर सकता हूँ एन माइनस वन डी? अब देखो इधर एन की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब भर सकता हूँ। डी जीरो वन टू भर सकता हूँ। क्या मैं फोर एफ भर सकता हूँ? मैं क्यों क्या कर रहा हूँ, फोर नहीं, एन माइनस टू करो तो टू एफ। अब जीरो वन टू थ्री, देखो एल की वैल्यू ज़्यादा आ रही है एन की वैल्यू, तो टू एफ नहीं भर सकता। बस इतनी बात याद रखनी है। अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन बनते हैं तुमसे या नहीं। देखो अभी तक मैंने चर्चा क्या की है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतनी चर्चा हम इसी को लेकर चल रहे हैं। अगर एक ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो फिर दिक्कत आएगी, और वैसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनेंगे और मैं उनको सॉल्व करना सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो नॉर्मल ट्रेंड है उसी को पढ़ो। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट present in eighth period of the periodic table। ए 18, बी 32, सी 50, डी 72। अब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फिफ्थ एट्थ पीरियड, एट्थ पीरियड की बात कर रहा है। सेवन्थ पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, लेकिन इधर एट्थ पीरियड दिया है तो हम एट्थ पीरियड के हिसाब से करेंगे। तो हमने क्या सीखा है, इधर 8 एस लिख लो, 8 पी, 8 एस 8 पी। मतलब एट्थ पीरियड में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि इसमें कौन कौन से सब सेल भरे जा सकते हैं। अगर हमको सब सेल पता चल गए कौन कौन से सब सेल भरे जा सकते हैं, तो हम इतना पता लगा सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें कितने होंगे। तो 8 एस 8 पी, 7 डी, 6 एफ एस पी डी एफ, 5 जी, 0 1 2 3 4, हाँ 5 जी भर सकता है जी। 4 एच, 4 एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एल से ज़्यादा होनी चाहिए, एन 4 है, एल देखो 0 1 2 3 4 5, एल की वैल्यू ज़्यादा आ रही है इसलिए इसको हटा दो। अब इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल। इसमें पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल, जी में 9 ऑर्बिटल। 7 3 10 17, 7 3 10 और 10 20 27 है, 10 17 17 20 25 ऑर्बिटल्स कितने आ गए, 25।
और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए एलिमेंट्स कितने होंगे, एलिमेंट्स होंगे 50। सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। लेकिन हम ये, अगर हमको ये लिखना नहीं आता है, नहीं सीख पाया है लिखना, तो मैं फार्मूला लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन फार्मूला एक जगह पर फेल हो जाएगा। तो तुमको ये लिखना आना चाहिए, मतलब सबसेल किस पीरियड में कितने सबसेल होना चाहिए वो तुमको आना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारे ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए थोड़ी फार्मूले लिखवा दे रहा हूँ ताकि तुमको पता चल सके। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियड, मतलब पीरियड में कितने एलिमेंट होना चाहिए। अगर पीरियड नंबर क्या है, ऑड है, इफ पीरियड इज इवन, और दूसरा केस बनेगा इफ पीरियड नंबर इज ऑड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं ना हमको, तो इधर n+2 अपॉन 2 का इधर स्क्वायर कर देना, एक फार्मूला ये रहेगा। और अगर नंबर ऑफ पीरियड ऑड है तो n+1 का स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला फार्मूला चिपका देना। ठीक है, तुम्हारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल आएंगे बिना किसी दिक्कत के। लेकिन अगर देखो ये फॉर्मूले तभी लगाना तब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। अगर एक ऑर्बिटल में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बन गया 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर ये फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, इधर पर फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं। कैमरा चल रहा है या नहीं? कैमरा चल रहा है, खैर चलो क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन टेंथ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ए ऑप्शन 18, बी ऑप्शन 32, सी ऑप्शन 50, डी ऑप्शन 72। पीरियड नंबर क्या है, सबसे पहले हमको देखना है पीरियड नंबर ऑड है या इवन है। मुझे तो भाई इवन दिखाई दे रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 10 इवन होता है, 10 इवन होता है, 10+2 का स्क्वायर अपॉन 2, यही फॉर्मूला लगेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए अभी लिखवाया है तो 12 का स्क्वायर कर दो अपॉन 2, तो 144 अपॉन 2, मतलब 72 एलिमेंट होंगे, मतलब 72 एलिमेंट होंगे टेंथ पीरियड में। ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना, हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि 10 क्या होते हैं, पीरियड होते हैं। हमने ऐसा कहीं पढ़ा है क्या, होते हैं क्या, नहीं होते, 7 पीरियड होते हैं मैक्सिमम। ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ही बनेंगे। लेकिन तब तक लिखा ना जाए कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, तो कंसीडर करके चलना है कि एक ऑर्बिटल में बेसिकली 2 ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। वही बात चल रही है तुम्हारी, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको 2 एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, मान के चलेंगे।
चलो और क्वेश्चन करते हैं। आज मौसम यार ठीक ठाक है, बहुत बिंदास मौसम है आज का। और आज मुझे लग रहा है आज मैं कुछ ज़्यादा ही पढ़ाऊँ। फाइंड फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 8th पीरियड of periodic table if orbital can accommodate 3 electron, A option 18, B option 32, C ऑप्शन 50, D ऑप्शन 75। लो आ गया। क्या इधर बोला है कि एक ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, बोल दिया। अब फॉर्मूले नहीं चिपकाना, फॉर्मूले नहीं चिपकाना। और 8th पीरियड की बात कर रहा है तो 8th पीरियड में कितने सबसेल भरे जा सकते हैं वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। और अगर हमको फाइंड कर लिया हमने कितने मतलब 8th पीरियड में कितने सबसेल हैं, तो सबसेल से हम पता लगा लेंगे ऑर्बिटल उसमें कितने हैं। और ऑर्बिटल में अब कंसीडर कर रहे हैं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं। तो अब बस जितने ऑर्बिटल होंगे उससे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल आएंगे। चलो करते हैं। खैर लिखना स्टार्ट करो। 8s और 8p, p के बाद 7d और फिर 6sp, df 5g और 4h। अब देख लो 5g 0 1 2 3, n की वैल्यू l से ज़्यादा होनी चाहिए ना, तो वही चेक कर रहा हूं मैं। 0 l की वैल्यू देख लो, n की वैल्यू तो लिखी है, l की वैल्यू देख लो, l की वैल्यू जहां ज़्यादा हो उधर कट कर देना या बराबर हो। l की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, मतलब ये नहीं भरेगा। इधर l की वैल्यू 5 आ रही है, h में l की वैल्यू होती है 5, तो वो हम काट देंगे क्योंकि इधर l की वैल्यू ज़्यादा आ रही थी। और ये जहाँ अगर पता तुमको अगर ये दिक्कत आ रही है ना इधर कि n की वैल्यू l से ज़्यादा, तो बेटा जाओ अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में कूद जाओ। हाँ बस आज की ही दिक्कत है, आज के लेक्चर तक ही दिक्कत है, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर आज के लेक्चर तक ही आना चाहिए। बस अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाएगा मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, फिर उधर दिक्कत नहीं है, मतलब फिर उधर एटॉमिक स्ट्रक्चर से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हाँ लेकिन इधर पे कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट वगैरह वगैरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इधर एटॉमिक स्ट्रक्चर आना चाहिए चैप्टर। अगर इसके बाद नहीं आता है, एक तो मैं पूरी चीज़ें बताते चल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखना सिखाया है या पीरियोडिक टेबल में। हाँ लेकिन बस इतनी बात याद रहना चाहिए कि पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब इतनी बातें तुमको पता होनी चाहिए। अगर नहीं है पता तो जाओ एटॉमिक स्ट्रक्चर पे थोड़ा टाइम दो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ लेना मैं बता दे रहा, क्वांटम नंबर्स पढ़ लो और क्वांटम नंबर्स पढ़ के आ जाओ इधर, ठीक है। चलो लेकिन खैर जिन लोगों को करना होगा वो कर ही लेंगे, जिनको नहीं करना उनको चाहे कितना भी बोल लो। चलो एस में कितने ऑर्बिटल होंगे 1, पी में कितने ऑर्बिटल होंगे 3, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7, जी में 9, 9 10 17 20 25, मतलब ऑर्बिटल्स कितने निकल आए ऑर्बिटल 25। एक ऑर्बिटल में उसने 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बोला, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे
25×3 = 75। 75 75 हो आएगा हमारा आंसर। चलो एक और नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट present in 9th period of periodic table if an orbital can accommodate 3 electron, A 32, B 50, C 75, D 72। तो फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 9th पीरियड और एकोमोडेट 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो फॉर्मूला इधर भी नहीं लगेगा, क्यों? उसने पहले बोल दिया है एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और जो फॉर्मूला बनाए हैं हमने उनको क्या एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करके फॉर्मूले बनाए हैं। तो इधर पे तो लिखना आना चाहिए, मतलब 9th पीरियड में कितने सबसेल होंगे? तो 9s और 9p, 8sp, d, f, g, h, i। अब n की वैल्यू s से तो ज़्यादा ही होगी। s के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 इधर बराबर हो रहा, तो इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, दोनों कटेंगे। अब ऑर्बिटल चेक करो, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7, इसमें 9, 9, 10, 20, 25 ऑर्बिटल इसमें भी आए हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर भी 75 होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 25 × 3 75, 75। सी ऑप्शन है हमारा। आई थिंक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं, एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब इम्पोर्टेंट बोलेंगे क्योंकि उसको इम्पोर्टेंट इसलिए बोलेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। मतलब आईपीएससी नेम ऑफ एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा हो, और ये आता ही रहता है भाई, आते ही रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखना मैं करवाऊंगा अभी। देखो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। तो देखो बेटा, अगर एटॉमिक नंबर क्या होगा? 100 से ज़्यादा होगा, 100 से ज़्यादा होगा। सपोज दैट देखो झगड़ा तब हुआ था, जैसे एक एलिमेंट है, चलो झगड़ा वगड़े वाली कहानी नहीं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में अगर झगड़े वाली कहानी पढ़ना हो तो एनसीईआरटी में तुम पढ़ लेना, ठीक है? तो डायरेक्ट इसको लिखवा देता हूँ, वरना काफ़ी टाइम निकल जाएगा झगड़े की कहानी बताने में, ठीक है? तो बेसिकली 104, हाँ इतना बता दे रहा, 104 पर झगड़ा हुआ था, ठीक है? इसको किसी ने रदरफोर्डियम बोला था, किसी ने कुर्चोवेवियम यानी ऐसे कुछ बोल दिया था, ठीक है? तो किसने बोला था और किसने नहीं बोला था? रसिया और अमेरिका के बीच में मतलब हुआ था ये। तो
फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा ऐसे तो ये लोग झगड़ते ही रहेंगे, रसिया वाले कुछ नाम दे रहे हैं, अमेरिका वाले कुछ नाम दे रहे हैं, फिर इंडिया वाले आते हैं और एक कमेटी को बैठाते हैं और वो मतलब डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब इनका नॉमेनक्लेचर तुम दोनों लोग नहीं करोगे, हम करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जीरो को क्या बोला, जीरो को बोला नील, वन को बोला अन, टू को बोला बाई, थ्री को बोला ट्राई, फोर को बोला नील अन बाई ट्राई क्वाड, फाइव को बोला पेंट, सिक्स को बोला हैग्स, सेवन को बोला सेप, एट को बोला ऑक्ट, नाइन को बोला एन। अगर तुमको इतनी चीजें याद है तो तुम बना ले जाओगे क्वेश्चन। देखो, और एड आई एम एट द एंड, मतलब आई एम लास्ट में जोड़ना है, और टू आई कैन बी रिटन एज सिंगल आई। दो आई आएंगे तो उसको एक आई में एक आई ही लिखेंगे। अब देखना, हम क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। खैर, इतनी तुमको बात याद, मतलब इतनी चीज़ें पता रहनी चाहिए। अगर तुमको आईपीएससी नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन सही करना है तो बेसिकली ये बात याद रहनी चाहिए। और एक बिल्कुल हल्की चीज़ें हैं, नेल, जीरो को नेल, वन को अन, सेकंड को बाई, थ्री को ट्राई, फोर को क्वाड, फाइव को पेंट, सिक्स को हैग्स, सात को सेप, आठ को ऑक्ट, नौ को एन। इतनी बात पता है। चलो क्वेश्चन ही करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर मैंने 101, 102, 105, 108, 109, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, 101 को अन, एक को क्या बोलते हैं अन, और फिर क्या है, जीरो को बोलते हैं नील, और फिर वन को अन, और बाद में क्या लगा देना, आई एम। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे यू, फिर नील का एन और अन का यू, अन नील अनियम। ऐसे इसका पूरा नाम लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, दोनों चीजें आनी चाहिए तुमको। ठीक है, या फिर ये देख के तुमको ये पूछ लेगा, जैसे इधर क्या है, अन नील बाई, अब आई ई एम लिखूंगा तो दो आई आ रहे हैं इधर, अरे यार दो आई आ रहे हैं, तो इसको एक ही आई में करना है, बाई। अब यू एम बस लगा देना, आई एम नहीं लगाना, आई एम नहीं लगाना, यू एम लगा देना। और इसको शॉर्ट फॉर्म में अन नील बाई एम ऐसे लिखेंगे। अगर इसको अन नील पेंट पेंटियम, अन नील पेंटियम, अब तो लिखना सीख गए हो ना। बाद में आई एम लगा देना, अगर बाद में आई है तो यू एम लगाना। जैसे इधर अनिल, अनिल, आठ को क्या लिखेंगे, ऑक्ट, ऑक्ट, बाद में आई एम, मतलब अनिल ऑक्टियम। 109 अनिल, 9 को क्या लिखेंगे, अनिल एन एम, मतलब अनिल एनियम, अनिल एनियम, अनिल एनियम। आई थिंक ये तुमको लिखना आ गया होगा, सीख गए होगे तुम। बस इतना ही है आईपीएससी नोमेनक्लेचर, और इसी से क्वेश्चन आते हैं। और देखो 101 से 110 तक क्या है, 100 से लेकर 110 तक क्या एनसीईआरटी में कुछ नोमेनक्लेचर लिखे हैं, और उनका कॉमन नेम लिखा है, कॉमन नेम।
अगर आईपीएससी से पूछेगा तो तुमको आ जाएंगे। कॉमन नेम तुमको याद रखना पड़ेगा, तो वो होमवर्क है तुम्हारा। कॉमन नेम तुमको अपने नोट्स में चिपकाने हैं और कहाँ एनसीईआरटी में देखकर उससे क्वेश्चन बना है। देखो मैं क्वेश्चन करवा दूंगा तुमको ताकि तुमको यकीन हो जाए कि उधर से भी क्वेश्चन आता है। हालांकि उधर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब जब से पेपर बन रहा है नीट का पहली बार पूछा गया था 2020 में क्वेश्चन, क्योंकि ये इसलिए पूछा था क्योंकि उस दिन शायद में भी मतलब एग्जामिनर की लड़ाई उसकी बीवी से हुई होगी, तो वो गुस्सा उसने एग्जाम पेपर में निकाल दिया। लेकिन ऐसा दोबारा रिपीट ना हो, मे बी वो रिपीट होंगे अब तो, क्योंकि एक एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चन उधर टॉपिक से उठा लिया तो दूसरा एग्जामिनर बिल्कुल देरी नहीं करता, उधर उसी टॉपिक से तुरंत क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो एक बार खुद से लिख लेना। चलो मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ इस पर, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देख लो, यकीन हो जाएगा तुमको। ये पीएमटी में पूछा गया है, केरला टू पीएमटी 2015 में। व्हाट वुड बी आईयूपीएससी नेम ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120? ए ऑप्शन अनिल बाइयम, बी ऑप्शन अनिल अन बाइयम, सी ऑप्शन अनिल अनियम, बी ऑप्शन अन बाई नीलियम। अन बाई नीलियम। देखो 120 को कैसे लिखोगे, ये क्या है, 1 को क्या बोलते हैं अन, फिर 2 को बाई, 0 को नील, और फिर आई एम लगा दो। अन बाई नीलियम, अन बाई नीलियम, फोर्थ ऑप्शन। 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन। देखो नीट में भी पूछा है क्वेश्चन, टेंशन मत लो, मैं दिखा रहा हूँ अभी कब पूछा है। 2022 में पूछा है, 2022 में, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। दी आईपीएससी नेम ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119। ए ऑप्शन अनिल बाइयम, बी अन एनियम, सी अनिल अनियम, डी अन बाई नीलियम, अन बाई नीलियम। तो 119 था, 119, 1 को बोलेंगे अन, फिर अन, फिर 9 को एन, फिर ईएम, मतलब अन एनियम, अन एनियम कहाँ है, अन एनियम, अन एनियम, जे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलो एक और क्वेश्चन, कॉमन नेम पर भी क्वेश्चन आ चुका है, वो भी तुमको बता दे रहा हूँ कब आया था। 2020 में। याद तो एग्जामिनर पता, बोतल लेके बैठा था जिसमें या वो चरस फूक के बैठा था या उसकी बेबी से लड़ाई हुई थी। तीन ही कंडीशन में ऐसा क्वेश्चन बना सकता है वो। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मैच।
ए नेम, IUPAC नेम, अनिल अनियम, अनिल प्रायम, सी अनिल एक्सियम, डी अन 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 अनियम। ए ऑप्शन, अरे यार अभी तो इधर लिखो, इधर क्या है, मेंडलेवियम, मेंडलेवियम, बी लॉरेंसियम, लॉरेंसियम, 3 सी वर्जियम, सिवर्जियम, 4 डर्म स्टेडियम। ए ऑप्शन है बी का सेकंड, बी ऑप्शन है सी का थर्ड, सी ऑप्शन है फोर्थ, बी का फोर्थ, ई ऑप्शन है बी सी, डी ऑप्शन क्या है, ए का 1। अब देखो बेसिकली ये क्या है, अनिल अनियम 101 है, अनिल प्रायम 103 है, ये है अनिल एक्सियम 106 है, अन 111 है। तो इसको 101 को हम क्या बोलते थे, मेंडलीवियम। हमने मॉडर्न एक्टिनॉइड सीरीज को पढ़ा था, इससे थोड़े पहले उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफीन इस फरमाओ, मॉडर्न नोट लाओ, MD 101 था, मॉडर्न नोट लाओ मेंडलेवियम था, नोट लाओ 103, लॉरेंसियम, ये क्या था, लॉरेंसियम, लॉरेंसियम मतलब ये दोनों सही हैं ये एक्टिनॉइड सीरीज से। और 106 को सिवर्जियम बोलते हैं, और अनिलियम को डर्म स्टेडियम बिल्कुल नहीं, यही गलत है हमारा। डी का फोर्थ, डी का फोर्थ ये हमारा सही है। ये तीनों तो हमारे एक नेम सही थे तीनों, ये गलत था। ठीक है, नोट करो। अब हम पढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव। स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव। अब मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, टाई बेल्ट बांध के बैठ जाओ। स्टार्ट करते हैं एक कहानी को। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और फिर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको हम जेड से डिनोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको हम जेड से डिनोट कर देते हैं। इसी को हम बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। अगर ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलेंगे, सिंपल यार, सिंपल एकदम। अभी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, धीरे धीरे कंफ्यूजन आएगी, लेकिन नहीं आने दूंगा क्योंकि मैं एक एक स्टेप समझाऊंगा। देखो, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो ये प्रोटॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बेसिकली अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो होता नहीं है कि एक एटम में एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा तो होता नहीं है, मतलब काफी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इसको टारगेट इलेक्ट्रॉन मान लो, क्या बोल दो, टारगेट इलेक्ट्रॉन बोल दो। मतलब टारगेट इलेक्ट्रॉन के नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। अगर इसके बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे अंदर वाले सेल में, तो ये क्या लगाएंगे, रिपल्सन। अरे न्यूक्लियस और पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे, तो निगेटिव निगेटिव चार्ज क्या होंगे, रिपेल होंगे, तो इधर से क्या लग रहा होगा, रिपल्सन। तो अब नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसी को हम बोल देंगे अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की जगह इधर क्या लगा दो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आई थिंक अब कोई कंफ्यूजन नहीं आया होगा। अगर न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, तो उसको न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर हैं, तो वो रिपल्सन लगाएंगे, रिपल्सन लगाएंगे। अब जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगेगा, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे लिखेंगे, जेड इफेक्टिव को, जेड इफेक्टिव को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, बेसिकली जेड बोलेंगे। जेड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज, और रिपल्सन को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा। यही हमको याद रखना है। ये क्या है, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं क्या, जेड इफेक्टिव। और ये क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो इसको हम अगले स्लाइड में लिखें क्या, कि इधर ही आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा। जेड इफेक्टिव क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन, मतलब जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है, जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जेड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव बेसिकली नेट फोर अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस है भैया। जेड इफेक्टिव क्या है, नेट अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस, नेट अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस, या फिर ऐसे बोल दो एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। ये क्योंकि इधर रिपल्सन को भी ओवरकम करके जो अट्रैक्शन लग रहा है, उसी को हम जेड इफेक्टिव बोल रहे हैं, ठीक है। और सिग्मा क्या है, सिग्मा को क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग या रिपल्सन कांस्टेंट, ठीक है। स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट। अरे यार देखो, अभी सिग्मा को मैं समझा रहा हूँ। देखो, अगर सिग्मा होता क्या है, ढाल समझते हो, ढाल, ढाल का मतलब होता है, जैसे तुमने बाहुबली मूवी देखी हो, बाहुबली मूवी में जब दो लोग झगड़ते हैं, तो इधर एक लोहे की ढाल होती है, तो मतलब ये प्रोटेक्ट करने के काम आती है। अगर इधर तलवार मारो तो इस इंसान को बचाने का काम करता है। तो बस यही अंदर के इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं कि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खा ना जाए, मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट कर ना कर ले। इसी वजह से ये शील्डिंग की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बचाने का। जिस तरह इधर ये वाला लोहे का ढाल होता है जो तलवारबाजी होती है तब, तो इस इंसान को प्रोटेक्ट करने के काम आती है, उसी तरह जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है इधर ये शील्ड की तरह किस तरह काम करेंगे, ताकि ये वाले इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो जाए। बस इतनी सी बात है। आई थिंक तुमको शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। स्क्रीनिंग का सिंपल मतलब है, स्क्रीन का मतलब है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना। जैसे ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लें, जेड इफेक्टिव की डेफिनेशन लिख लो। जेड इफेक्टिव बेसिकली क्या होता है, जेड इफेक्टिव होता है बेसिकली एक्चुअल अट्रैक्शन। क्या होता है, एक्चुअल अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअल अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस।
एक्चुअल अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस लिख लो, पावर ऑफ न्यूक्लियस। बस इसी को हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। या फिर ऐसे बोल सकते हो, रिड्यूस अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अरे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कर क्या रहे हैं, बेसिकली जेड इफेक्टिव। बस अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस होता तो इधर जो जेड लग रहा था, अब अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए तो इधर से रिपल्सन हो गया तो जेड इफेक्टिव लगने लगा। तो जेड बड़ा होगा ना, क्योंकि इधर तो खाली अट्रैक्शन लग रहा था, अब तो इधर रिपल्सन भी लग रहा है, तो जेड इफेक्टिव, जेड बड़ा होगा जेड इफेक्टिव से। तो इसको क्या बोल सकते हैं, जेड इफेक्टिव की अगर दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहें तो रिड्यूस अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, रिड्यूस अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड outermost valence electron, reduce attraction of nucleus and outermost या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो रिड्यूस अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब स्क्रीनिंग और शील्डिंग क्या होता है, स्क्रीनिंग और शील्डिंग स्क्रीनिंग और शील्डिंग, तो ये क्या होता है, रिपल्सन लगाते हैं जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, उसी को तो हम बोलते हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग। रिपल्सन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन टू आउटर मोस्ट और टारगेट इलेक्ट्रॉन। टू आउटर मोस्ट और टारगेट इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। अब एक चीज है जो याद रखनी है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब मैं तुमको एक छोटी सी, मतलब एक बात है जो राज की बात है, बताना चाहता हूँ। ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ सबसेल, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ सबसेल। सबसेल क्या होते हैं, एस पी डी एफ। एस का शेप होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल। पी का होता है डम्बल, इसका होता है डबल डम्बल, इसका होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेकिन हमको शेप से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे जैसे मतलब ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग और शील्डिंग ऑफ सबसेल पूछता है तो एस की सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये ऑर्डर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ सबसेल। तो एस का सबसे ज़्यादा, क्यों, एस का साइज होता है छोटा, साइज होता है छोटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ज़्यादा, तो इधर स्क्रीनिंग सबसे अच्छी होती है। मतलब इधर न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। और जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाती है सबसेल। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो अंदर वाला जो न्यूक्लियस होगा बाहर के इलेक्ट्रॉन को लाइन मारेगा और बोलेगा आ जाओ बेटा, और अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, एफ का कम होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, एस का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एफ। ये ऑर्डर याद रखना है। अगर फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करूँ, फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करूँ तो बेसिकली क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेड इफेक्टिव ऑलवेज इंक्रीज इन ए पीरियड। पीरियड में क्या होगा, हमेशा इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव ऑलवेज इंक्रीज इन पीरियड, पीरियड में हमेशा बढ़ेगा। दूसरा,
जेड इफेक्टिव रिमेन कांस्टेंट इन ग्रुप, ग्रुप में कांस्टेंट होता है, ठीक है, डाउन द ग्रुप। अब एक चीज और पढ़ लो, आज ही पढ़ लो, आज चीजें पढ़ाई हैं तो समझ में आ जाएगा, बकाया कल देखेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, स्पीसीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जाम्पल क्लोरीन, सोडियम, और गधे, एग्जाम्पल नहीं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ये सब क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज वाले सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। और जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक बात बताना, एक बात अब है समझने वाला, अब दिमाग खोल के बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखो पॉजिटिव चार्ज इधर बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गायब हो रहे हैं, प्रोटॉन उतने ही हैं, प्रोटॉन उतने ही हैं तो अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा या नहीं? जो अंदर वाले प्रोटॉन है वो तो फिक्स हैं। एल्युमिनियम का इस साइड से इस साइड जाओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, सोडियम के ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीशियम के प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन एल्युमिनियम के और ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10-10 हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 10-10। अब जहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा है उधर पर क्या होगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस आराम से खींच लेगा, बिल्कुल खींच लेगा। मतलब जेड इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाओगे उतना ही जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। अब देखना इधर देखो, नेगेटिव चार्ज जितना है, नेगेटिव चार्ज जितना है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अब न्यूक्लियस अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो सोचेगा कि भाई कैसे अट्रैक्ट करूँ, इधर तो रिपल्सन ज़्यादा लग रहा है, तो इधर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा मतलब उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उतने बढ़ गए मतलब जेड इफेक्टिव उतना ही कम हो जाएगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। बस इसको याद रख लेना, ठीक है? चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।